नमस्कार दोस्तों, आशा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुजाता देशमुख। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना एंड कमेंट्स देना मत भूलिए। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सेकेंड, जो SYBCom सेमेस्टर 4 का सब्जेक्ट है, उसकी सीरीज 3, जिसमें कंपनी लिक्विडेशन अकाउंट्स पे बेस्ड MCQs डिस्कस किए गए हैं। सो ये है सपोज बी लिमिटेड, एंड ये बी लिमिटेड की आसेट अभी, क्योंकि ये कंपनी बंद होने वाली है, तो बंद होना मतलब क्या है, तो कंपनी के जो एसेट्स है वो बेचना, उससे जो भी पैसे आते हैं उससे लाइबिलिटीज़ का जो देना है वो दे देना। उसके बाद अगर कुछ बचता है, मतलब एसेट बेच के मुझे 10 लाख मिले और मेरी लाइबिलिटीज सिर्फ 8 लाख थी, तो 2 लाख की जो है उसे मैं सरप्लस कहूँगी। ये सरप्लस दिया जाएगा जो मेरे शेयर होल्डर्स है बी लिमिटेड के, उनको। ये जो एसेट बेचने का काम है वरना लाइबिलिटीज पे करने का काम है, उसके लिए एक सेपरेट इंडिविजुअल अपॉइंट किया जाता है जिसे हम लिक्विडेटर कहते हैं। एंड इस पूरी प्रोसेस को, मतलब एसेट बेचना, लाइबिलिटीज पे करना एंड सरप्लस जो है इक्विटी शेयर होल्डर्स को देना, इस पूरी प्रोसेस को हम लिक्विडेशन वरना वाइंडिंग अप कहते हैं। जब लिक्विडेशन मतलब एसेट बेची गई, लाइबिलिटीज पे कर दी गई, सरप्लस भी दिया गया, तो हम उसे बोलते हैं डिसोल्यूशन। मतलब माय कंपनी इज डिसॉल्व्ड, अभी कंपनी क्लोज हो गई, तो डिसोल्यूशन की जो प्रोसेस होती है हम उसे लिक्विडेशन वरना वाइंडिंग अप कहते हैं। ये लिक्विडेशन हमारा मेन टॉपिक है और इस पे बेस्ड अभी हम MCQs देखेंगे। तो पहला है क्वेश्चन, लिक्विडेशन और वाइंडिंग अप इज द प्रोसेस बाय विच कंपनी इज। अभी मैंने कहा है लिक्विडेशन वरना वाइंडिंग अप ये प्रोसेस है जिससे कंपनी डिसॉल्व होती है, वरना डिसॉल्व होती है। नेक्स्ट वन, अ पर्सन लाइबल टू कंट्रीब्यूट to assets of the company in the event of winding up it's called as। तो वाइंडिंग अप में जो भी पैसे देता है, जो भी शेयर होल्डर होता है और जिसका देना बाकी है, वो जो देता है उसे हम कॉन्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट वन, the creditors who have the priority than other liability holders for the payment is called as। तो पेमेंट के वक्त जिसे भी ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, प्रायोरिटी वाइज उसे आगे रखा जाता है, तो उसे हम प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स कहते हैं। सो मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट, अ समरी ऑफ कैश बुक प्रिपेयर्ड बाय द लिक्विडेटर एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन इज टर्म्ड एज। सो लिक्विडेशन में जो लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है वो क्या करता है, हर बार अकाउंट्स मेंटेन करता है, मतलब कितने एसेट बेची गई, कौन कौन से एसेट बेची गई, फिर लाइबिलिटीज़ कितने दिए गए, उसके पैसे कितने हैं। सो कैश बुक में जैसे हमारी रिसीट एंड पेमेंट रहती है, वही इसी तरीके से वो करता है कि एसेट बेचने के बाद पैसे कितने मिले एंड लाइबिलिटीज़ देने के बाद पैसे कितने गए। सो इससे हम कैश बुक कहते हैं। लिक्विडेटर कैश बुक मेंटेन करता है, लेकिन वो कैश बुक बहुत बड़ा होता है, तो वो जिसको भी शेयर होल्डर्स हो वरना कोर्ट हो, उनको दिखाने के लिए उसकी समरी तैयार करता है। मेन फोकस मतलब फर्नीचर, आज 10 फर्नीचर की चेयर्स बेची गई, अगले कुछ महीने में 50 चेयर्स बेची गई, तो कुल मिला के मेरा फर्नीचर पूरी तरह से कितना बेचा गया उसकी समरी बनाता है और उस समरी को प्रेजेंट किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। मतलब ये फाइनल है, वो पूरा कंप्लीट हुआ है और लिक्विडेटर ने दिया है। Next, dash is an account which explains how the company incurred losses। So कंपनी को जो भी कम पैसे मिले हैं, मतलब लिक्विडिटी लाइबिलिटी को देने के लिए कम पैसे है, तो उसे डेफिशिएंसी बोलते हैं। इसीलिए डेफिशिएंसी अकाउंट इज द account which explains how the company incurred losses। Next one, which of the following is not the feature of liquidation। So देखते हैं पहले, any company can be liquidated legally, correct है। थर्ड वन, इन लिक्विडेशन लिक्विडेटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, करेक्ट है। ड्यूरिंग लिक्विडेशन एसेट्स आर रियलाइज, लाइबिलिटीज आर डिस्चार्ज एंड सरप्लस इफ एनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स, ये भी करेक्ट है। लेकिन इन लिक्विडेशन इवन लिक्विडेशन टेक्स प्लेस, कंपनी कैन रन इट्स बिजनेस नॉर्मली, तो ये पूरी तरह से रॉन्ग है। कंपनी के जो भी ट्रांजेक्शन बचे हैं उतने ही होते हैं, नॉर्मल बिजनेस नहीं हो सकता। सो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोड ऑफ लिक्विडेशन। सो कंपल्सरी लिक्विडेशन होता है, वॉलेंटरी लिक्विडेशन होता है, वाइंडिंग अप अंडर द सुपरविजन ऑफ कोर्ट भी होता है, लेकिन वाइंडिंग अप अंडर द सुपरविजन ऑफ कस्टमर ऐसे कभी भी नहीं होता। सो डी ऑप्शन मेरा करेक्ट है।
नेक्स्ट, कंपनी गोज इनटू कंपल्सरी वाइंडिंग अप अंडर। सो कंपल्सरी वाइंडिंग अप कब हो सकता है? सो फर्स्ट, स्पेशल रिजोल्यूशन अगर कंपनी ने पास किया है, वरना स्टैट्यूटरी प्रोविजन अगर मैंने कंप्लीट नहीं की, जैसे अगर 1 ईयर में कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद 1 ईयर में मुझे स्टैट्यूटरी मीटिंग कंडक्ट करनी है, वरना स्टैट्यूटरी मीटिंग की जो भी प्रोविजन है मैंने फुलफिल नहीं की, मेरे नंबर ऑफ मेंबर्स, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और नंबर ऑफ मेंबर्स 2 से कम हो गए, वरना अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो नंबर है वो कम है, मतलब लॉ ने जो भी प्रोविजन दी है वो अगर मैंने पूरी नहीं की तो उस वक्त भी मेरा कंपल्सरी लिक्विडेशन हो सकता है। वरना जो भी मेरी डेप्ट है, मैं इंसॉल्वेंट बन चुकी हूँ, मेरी कंपनी इंसॉल्वेंट बन चुकी है, मैं मेरी डेप्ट पूरी तरह से पूरे पैसे नहीं वापस दे सकती, तो इन तीनों भी केसेस में मेरी कंपल्सरी वाइंडिंग अप हो सकता है। नेक्स्ट, व्हेन द मेंबर्स ऑफ द कंपनी डिसाइडेड टू वाइंड अप थ्रू though it is in financially sound condition, the winding up is called as dash winding up. मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, मतलब जितनी लाइबिलिटी है वो पूरी तरह से मैं दे सकती हूँ, फिर भी अगर मैंने फाइनेंशियली साउंड होने के बाद भी अगर कंपल्सरी लिक्विडेशन को, वरना लिक्विडेशन करने के लिए डिसाइड किया है, तो उस लिक्विडेशन को वॉलेंटरी लिक्विडेशन कहते हैं, वो खुद की इच्छा से हम करते हैं। नेक्स्ट, व्हेन वॉलेंटरी लिक्विडेशन winding up is carried out under the supervision of the court, the winding up is called as, मेरा वॉलेंटरीली ही, मेरा मतलब मेरे मेंबर्स ने वरना शेयर होल्डर्स ने वॉलेंटरीली कंपनी क्लोज करने का डिसाइड किया था, लेकिन उस प्रोसेस में पूरी तरह से काम अच्छा नहीं चल रहा है और उसकी कंप्लेंट अगर किसी ने कोर्ट में कर दी, मतलब प्रमोटर हो सकते हैं, शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, कि वहाँ कोई प्राइवेट कंपनी, मतलब कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, अगर उसने कंपनी की कंप्लेंट कर दी कि यहाँ पे लिक्विडेशन प्रोसेस ट्रांसपेरेंट नहीं चल रही है, तो वहाँ पे कोर्ट उसको अपने सुपरविजन के अंडर वो लिक्विडेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए रन करता है, तो उसे हम कहते हैं वाइंडिंग अप अंडर द सुपरविजन ऑफ द कोर्ट। नेक्स्ट, डैश क्रेडिटर्स होल्ड सम सिक्योरिटी फॉर द डेप्ट ड्यू टू देम फॉर द कंपनी। मतलब मुझे अगर कुछ देना है तो उसके बदले मैं कुछ सिक्योरिटी होल्ड करती हूँ, मैं कुछ प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखती हूँ, जिसे हम तारण बोलते हैं मराठी में उसे गहाण बोलते हैं। सो अगर मैंने कुछ गिरवी रखा है तो उस प्रॉपर्टी को, वरना उस क्रेडिटर्स को मैं सिक्योर्ड क्रेडिटर्स कहूँगी। इसीलिए मॉर्गेज, चार्जेस, लिन, इन सारे ये जो केसेस है वो सारे हमारे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के हैं। नेक्स्ट वन, creditors of rupees 20,000 holding a charge on the stock of book value of rupees 35,000, मार्केट वैल्यू इज रुपीज़ 15,000 इज टर्म्ड एज डैश क्रेडिटर्स। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमारे क्रेडिटर्स है 20,000, उसके लिए हमने स्टॉक गिरवी रखा था 35,000 का, मतलब जिसकी बुक वैल्यू, बैलेंस शीट की वैल्यू 35,000 है, लेकिन अगर मार्केट में अभी वो मैं स्टॉक बेचने के लिए जाऊँ तो उसकी कीमत सिर्फ 15,000 रुपये मिलती है, तो ऐसे क्रेडिटर्स को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे 20,000 का देना है लेकिन 15,000 ही मैं दे सकती हूँ, तो पार्शियली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है, वरना पार्शियली अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है, तो सी ऑप्शन मेरा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट, डैश आर पेड एट लास्ट ऑफ ऑल लाइबिलिटीज। सबसे लास्ट में, मतलब लाइबिलिटीज़ की प्रायोरिटी, लिक्विडेशन में जो लाइबिलिटीज़ होती है उनकी प्रायोरिटीज़ होती है कि कौन सी लाइबिलिटी कब दे, तो सबसे लास्ट जो लाइबिलिटी है वो रियल ओनर्स को, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलती है, सो डी ऑप्शन करेक्ट है। इनकम टैक्स पेएबल रुपीज़ 25,000, जीएसटी पेएबल रुपीज़ 10,000 कम्स अंडर डैश कैटेगरी। ये इनकम टैक्स वगैरह पेएबल है, ये लाइबिलिटी है, नॉर्मली बच्चे उसे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कहते हैं, बट नो, ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के भी आगे जाके जो भी गवर्नमेंट का देना है, चाहे वो म्यूनसिपाल्टी हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, वरना वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जिसका भी देना हो, ये देना सारा प्रेफरेंशियल, प्रायोरिटी वाइज आगे आता है, तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में आता है। वैसे ही अगर कोई एम्प्लॉयज़ है और उसके ड्यूज़ है तो वो भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में आते हैं, सो यहाँ पे सी ऑप्शन मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट वन, इफ द कंपनी इज सॉल्वेंट द इंटरेस्ट ऑन लाइबिलिटी शुड बी पेड अप टू द डेट ऑफ। ये बहुत ज़रूरी है, डिबेंचर्स पे ये बहुत बार आता है, सिर्फ उसे वर्डिंग में मैंने दिया है। अगर कंपनी सॉल्वेंट है तो जब तक मैंने लाइबिलिटी नहीं दी है तब तक के डेट तक मुझे वो उसका ब्याज देना पड़ता है। जैसे कि आपने बैंक का लोन जब तक पे नहीं किया तब तक आप उसका ब्याज देते हो, वैसे ही इसीलिए यहाँ पे आंसर है एक्चुअल पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी जब तक करती हूँ तब तक का इंटरेस्ट, वरना तब तक का ब्याज मुझे देना पड़ता है।
Next one, when the court has passed a winding up order, then officers and directors of the company must submit a statement called as. तो जब भी ऑर्डर पास की जाती है वरना जब भी प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है तब डायरेक्टर्स, कंपनीज के डायरेक्टर्स है वरना ऑफिसर्स है, उनको कंपनी में क्या चल रहा है वो दिखाना पड़ता है, उसे हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहते हैं। वो 21 दिनों के अंदर वो सबमिट करना पड़ता है। Next, a bank loan of rupees 50,000 is secured on plant and machinery. The realized value of plant and machinery is 40,000 only. The remaining amount of rupees 10,000 will go under the dash heading. यहाँ पे देख लो 50,000 का देना है बैंक लोन का, उसके लिए प्लांट एंड मशीनरी मॉर्गेज रखी थी, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी मार्केट में सिर्फ 40,000 तक ही बेची गई। 50,000 में से 40,000 बेचे गए, वो 10,000 अभी भी देना बाकी है। तो इस देने को हम सिक्योर्ड कहेंगे, अनसिक्योर्ड कहेंगे, प्रेफरेंशियल कहेंगे, क्या? उसकी सिक्योरिटी ख़त्म हो गई क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी बेचे गए, अभी सिक्योरिटी ख़त्म हो गई तो वो अनसिक्योर्ड है, इसीलिए वो ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हमें बहुत बार उसके जो लिस्ट है वो लिस्ट कौन सी लिस्ट किसके बारे में है वो हमें बताना पड़ता है। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स सिंपल है बहुत, लिक्विडेटर स्टेटमेंट के थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में है। उसमें लिस्ट ए जो है वो सारी एसेट जो नॉट स्पेसिफिकली प्लेज, मतलब मॉर्गेज रखी नहीं, जिसपे कोई भी चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ चार्ज, जिसपे कोई भी गिरवी, वो किसी लिए गिरवी नहीं रखी, ऐसे सारी एसेट लिस्ट ए में और उसकी रियलाइजेबल वैल्यू देनी पड़ती है। लिस्ट बी में जो भी एसेट गिरवी रखी है वो हम लेते हैं। लिस्ट सी में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हम लेते हैं, मतलब जैसे गवर्नमेंट का देना वरना एम्प्लॉयज का देना। लिस्ट डी इज फॉर डिबेंचर होल्डर्स। फ्लोटिंग चार्ज यहाँ पे स्पेसिफिकली दिया है। फ्लोटिंग चार्ज मतलब कोई भी फिक्स्ड एसेट पे चार्ज नहीं है, सारे एसेट पे वो श्योर है, सिक्योर्ड है। लिस्ट ई है जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स से रिलेटेड है। लिस्ट एफ है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड लिस्ट जी है इक्विटी शेयर होल्डर्स। इन सारों में लास्ट में आती है लिस्ट एच, मतलब ये सारे करके मेरे पास पैसे ज़्यादा है या कम है वो दिखाता है, वो है लिस्ट एच। वो आइदर इट विल शो सरप्लस और इट विल शो द डेफिशिएंसी। अभी कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल देखते हैं। 7% डिबेंचर्स अमाउंटिंग टू ₹5 lakh was paid on 1st October 2020. The balance sheet date was 31st March 2020. Calculate the amount of debentures payable at the time of liquidation and the company is solvent. जब अभी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे है अमाउंट पेबल टू द डिबेंचर होल्डर। अगर कंपनी सॉल्वेंट है तो डिबेंचर की मेन अमाउंट प्लस जिस तारीख तक डिबेंचर्स पे नहीं किए गए उस तारीख तक के मुझे इंटरेस्ट भी, ब्याज भी कैलकुलेट करना होगा। यहाँ पे देख लो, ये कैलकुलेशन मैंने दिखाया है। 5 लाख तो मेन अमाउंट है और 5 लाख पे 7% है। ये 7% पर एनम होता है, मतलब 12 महीने के लिए, 1 साल के लिए, जो आया है 35,000। लेकिन मैंने पेमेंट 1 अक्टूबर तक का किया है। 31 मार्च तक का पेमेंट मैंने किया है, 31 मार्च से 1 अक्टूबर तक का बाकी है। वो पीरियड है मेरा 6 मंथ्स। 35,000 अगर 6 महीने के लिए, 12 महीने के लिए, तो 6 महीने के लिए कितना, तो आधा आएगा 17,500। मेरी प्रिंसिपल अमाउंट थी 5 लाख और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है अभी 17,500, ऐसे कुल मिला के 5,17,500 मेरा पेमेंट है। यहाँ पे बी ऑप्शन मेरा करेक्ट है। Next, the liquidator of the company is entitled to a remuneration of 2% on the asset realized and 3% on the amount distributed to unsecured creditors. The assets realized is ₹2,50,000 including cash balance of ₹50,000. Amount available for the distribution of unsecured creditors is 32,000. कैलकुलेट द लिक्विडेटर्स रिम्यूनरेशन। ये थोड़ा सा लेंदी है लेकिन आप समझ लो तो कोई भी एक भी एडजस्टमेंट आएगी तो आपको पूरी तरह से यू आर एबल टू सॉल्व दैट। यहाँ पे देख लो मैंने क्या दिखाया है। फर्स्ट यहाँ पे 2 पेमेंट करने हैं। एक तो जो भी एसेट रियलाइज है उस पर 2% एंड जो भी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को दिया है उस पर 3%। एसेट रियलाइज में कभी भी हम कैश नहीं लेते क्योंकि कैश रियलाइज करने के लिए कुछ कष्ट नहीं होता। कैश इज इन द फॉर्म ऑफ कैश। कैश छोड़ के जो भी लिक्विडेटर ने रियलाइज किया है उस पर हमें उसे 2% देने हैं। इसीलिए
जो अमाउंट 2,50,000 है उसमें मैंने 50,000 माइनस किए तो 2 लाख बचते हैं। ये एसेट रियलाइज है, उस पर 2% अगर कैलकुलेट किए तो 4,000 आते हैं। उसके बाद 3% का देना है, 3% ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को 32,000 दिया है, उस पर 3% मतलब 3/100, सो 960 आएंगे। कुछ कैश वगैरह नहीं दिया है, सो 4,000 मैंने 2% से एंड 960 मैंने 3% से, ऐसे 4,960 मेरी कुल मिला के अमाउंट आ गई जो लिक्विडेटर को मुझे देनी है। इस पूरे प्रॉब्लम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है वो है डिबेंचर्स के एंट्रीज पे, और वरना प्रेफरेंस शेयर। डिबेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड आर समहाउ सेम काइंड, सिर्फ नाम अलग है, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। उसके बाद लिक्विडेटर्स रिम्यूनरेशन पे एंड सरप्लस। अगर आपको कुछ कैलकुलेट करना है डिस्ट्रीब्यूशन लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना जाता है वो आपको फोकस करना है। सो दोस्तों, अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।